नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं जिस लेक्चर पे आपसे बात करने जा रहा हूँ ये है 1857 की क्रांति, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसने एक तरीके से पूरा इतिहास बदल के ही रख दिया। पूरे इतिहास के पन्नों में सबसे सुनहरा चैप्टर, अगर सुनहरे चैप्टरों की बात करें तो उसमें इसका जिक्र आता है और इसको फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इसके क्या कारण रहे, क्या क्या कॉजेस रहे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, क्या इसके परिणाम निकल के आए और इसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन थे, क्या रोल था झांसी की रानी का, क्या रोल था मंगल पांडे का, क्या रोल था नाना साहब का। इन सब के बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1837 तक आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि 1837 तक ये वाला जो मैप है, जो पिंक वाला एरिया है ये कंप्लीट ब्रिटिश के कंट्रोल में आ चुका है और जो ग्रीन येलोइश ग्रीन वाला एरिया है ये इनडायरेक्ट कंट्रोल में है। यहाँ पे इनडायरेक्ट कंट्रोल है ब्रिटेन का। कैसे? यहाँ ये जो पिंक वाला एरिया है यहाँ पे तो पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, या एक तरीके से कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी इस वाले एरिया में। लेकिन जो ग्रीन वाला ये वाला एरिया है, जैसे राजपुताना जो राजस्थान और गुजरात वाला एरिया है, या कश्मीर वाला एरिया है, या निज़ाम वाला एरिया है, यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस साइन हुआ कर रखा है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन स्टेट्स के साथ। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1837 के आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल लगभग बहुत सारे एरिया पे हो गया था। लेकिन 1857 में, ये 1857 तक पहुंचते पहुंचते ये कंट्रोल आप इस मैप में देखिए लगभग और बढ़ गया था। क्योंकि ये देखिए ये सिंध वाला जो एरिया है ये भी एक तरीके से कब्जे में ले लिया गया था और जो उसे क्या बोलते हैं नागपुर वाला एरिया है ये भी कब्जे में ले लिया गया था। पहले इतना ज़्यादा एरिया नहीं था। इन सब के कारण थे, इन सब के कारण ये थे, ये अवध वाला एरिया है ये भी कब्जे में ले लिया गया था 1857 आते आते। तो इन सब का कारण ये था, ये जो डलहौजी था, डलहौजी की जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी उसके तहत ये सारे एरिए जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में ले लेती है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके चलते बहुत ज़्यादा विरोध पैदा होने लगता है, लोग विद्रोह करने लगते हैं, एक तरीके से अंदर अंदर विरोध की भावना पैदा होने लगती है जो नेटिव इंडियंस हैं इनके अंदर अंग्रेज़ों को लेकर। क्योंकि और जो रियासतें हैं उनके अंदर भी धीरे धीरे विरोध पैदा होने लगता है। तो ये एक माहौल बनने लगता है कि अब तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। धीरे धीरे इसका बिल्डअप तैयार हो जाता है और जो इनकी पॉलिसीज़ होती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, इससे भी लोग बहुत ज़्यादा बहुत हद तक परेशान होते हैं। किसी को पसंद नहीं आ रही होती है इनकी पॉलिसीज़, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ कुछ इस प्रकार से होती हैं कि लोगों को कंफर्टेबल फील नहीं होता और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे अगेंस्ट चला रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरी चीज़ ये भी है, ये एक विदेशी थे, विदेशी रिजीम को भी लोग लाइक नहीं कर रहे थे। अब आप कहेंगे कि विदेशी तो बाबर भी था, मुग़ल भी सारे विदेशी थे। हाँ, मुग़ल भी सारे विदेशी थे, लेकिन उनको इतने साल तक राज करने दिया है इंडिया के लोगों ने, क्योंकि उन्होंने आकर बहुत हद तक इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया था। हालांकि उन्होंने भी बहुत प्रताड़ित किया हिंदुस्तान की जनता को, लेकिन उन्होंने कल्चर कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने तो बिल्कुल भी इंडियन कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं ये विदेशी वाली भावना भी थी कि सारे नागरिकों के अंदर ये था कि ये तो विदेशी हैं, आकर हम पे अत्याचार कर रहे हैं, हम पे राज कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो ऐसे चीज़ें माहौल बनाने लगती हैं। दूसरा कारण अगर हम देखें तो ये इकोनॉमिक ड्रेन का भी है। जो हमारी इकॉनमी है उसको ड्रेन करने की कोशिश जो ब्रिटिशर्स करते हैं, धीरे 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 हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, वो अब दिखने लगी थी। इंडस्ट्री हमारी लगभग बर्बाद हो चुकी थी इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी के चलते। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ के चलते ज़मीनें ख़राब हुई पड़ी थी। ज़मीनें ख़राब इन द सेंस ज़मीनों में पैदा तो होता था लेकिन सारा का सारा टैक्स अंग्रेज ही ले लेते थे। और लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या थी वो भी बहुत बड़ी एक समस्या थी। और एक आप इमेजिन करिए 1770 से लेके 1857 के बीच में 12 बार भुखमरी पड़ चुकी थी हिंदुस्तान के अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इस भुखमरी में जो ग्रेट फैमाइन ऑफ 1772 जिसको बोलते हैं, 1772 ग्रेट फैमाइन ऑफ बंगाल, इसमें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं वन थर्ड पॉपुलेशन बंगाल की मर गई थी। इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो इन सब ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसके चलते विरोधाभास की भावना सबके अंदर पैदा होने लगी थी। और ये भी एक बड़ा रीज़न हम मानेंगे कि जो सिपाही थे उनके अंदर
उनके जो सेंटिमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, क्योंकि जो ये कब्जा करते जा रहे थे ज़मीनों पे कि हाँ ज़मीन हड़प लेते थे, जिनके औलाद नहीं है उन राजाओं की ज़मीन हड़प ली, या जो इनको ड्यू पे नहीं कर पाया, जिनके ड्यूज थे वो पे नहीं कर पाया, तो उसकी ज़मीनें हड़प ली। तो इसके चलते जो सिपाही थे आर्मी के अंदर, उनके अंदर भी भावनाएं अजीब अजीब सी आ रही थी। उन्हें भी लग रहा था कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि ये जितने सिपाही थे मोर देन 90%, मोर देन 90% वो किसान ही थे, पेजेंट इन यूनिफॉर्म। इनको बोला जाता था पेजेंट इन यूनिफॉर्म, क्योंकि किसान के ही बच्चे थे जो आर्मी में थे। आज भी अगर हम देखें तो डिफेंस में ज़्यादातर फार्मर फैमिली के ही लोग होते हैं। उस टाइम पे भी ऐसा ही था। तो पेजेंट इन यूनिफॉर्म ये भी एक तरीके से किसान ही थे, उनकी ज़मीनें उनसे छीनी जा रही थी, तो वो भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं थे। और जबकि एक मिलिट्री ऑफिसर ने डलहौजी को वार्निंग भी दी थी कि जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, क्योंकि योर आर्मी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पेजेंट्री ऑफ द कंट्री। ये आपकी आर्मी जो है बेसिकली किसान से ही निकल कर आई है। अगर आप ऐसा करते रहोगे, किसान को प्रताड़ित करते रहोगे, तो इसकी वजह से तुम एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्डअप करने में सफल नहीं रहोगे, क्योंकि आर्मी के अंदर भी भावनाएं अलग अलग तरीके की उत्पन्न होने लगेंगी। अगर आप उस आर्मी को परेशान कर रहे हो जो कि खुद किसान से निकल कर आई है, उन किसानों को परेशान कर रहे हो जहां से तुम्हारी आर्मी निकल के आती है। तो ये ऐसा वार्न भी किया था एक मिलिट्री ऑफिसर ने डलहौजी को, लेकिन डलहौजी फिर भी नहीं सुनता है। और ये एक कारण था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नेटिव्स। जो हिंदुस्तानी थे, हमारे भारतीय लोग थे, इनके खिलाफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होता था। जैसे कि जो वेल हाई पेड पोस्ट हैं वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व थी, वहाँ पे हिंदुस्तानियों को जॉब नहीं मिलती थी, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए था। और इसके चलते क्या हुआ, जो बहुत सारे किंगडम्स थे जैसे मराठाओं से वो निकाल दिए गए थे। पिंडारी जो मराठा आर्मी में पहले सर्विस दिया करते थे, उनको जब जॉब से निकाल दिया गया पिंडारियों को, तो वो पिंडारी लूट घसूट करने लगे, इधर उधर लूटने लगे लोगों को। तो उधर भी विद्रोह पैदा होने लगा, क्योंकि जो जब मराठा की आर्मी में वो लोग थे तब वो देश के लिए, अपने मराठा साम्राज्य के लिए सेवा दे रहे थे, लेकिन उनको ब्रिटिश पॉलिसीज़ के चलते निकाल दिया गया, उनकी जॉब उनसे छिन गई। तो फिर वो पिंडारीज बन जाते हैं और वो पिंडारी फिर लूट करने लगते हैं, और वहाँ पे भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध पैदा होने लगता है। और जो ब्रिटेन की जो नीतियाँ थीं, इनमें सबसे ज़्यादा जो नाराज़ थे वो आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन थे, क्योंकि जो ये बुनकर वगैरह हुआ करते थे, इनसे इनका रोजगार छीन लिया गया था ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के चलते। और इनको जो आर्टिस्ट वगैरह होते थे, इनको बेसिकली नवाबों की जगह यहाँ पे, या राजा जो होते थे, महाराज होते थे, उनके घर पे इनको रोज़गार, या उनके महल में इनको रोज़गार मिलता था कि अपने कला का प्रदर्शन करिए, उसके बदले में इनको पैसा मिलता था। तो एक तरीके से इनकी एक सिक्योर जॉब थी। लेकिन जब अंग्रेज़ों के हाथ में वही एरिया आ जाता है, मान लो कोई रियासत है, वहाँ पे कोई नवाब बैठा हुआ है, लेकिन नवाब से छीन के जब अंग्रेज़ों के पास आ गई वो रियासत, तो ये आर्टिसंस जितने हैं, जितने कलाकार हैं, इनको वहाँ से भगा दिया गया। इनके पास भी कोई जॉब वॉब नहीं बची, अब ये क्या करेंगे वहाँ पे। तो इनके अंदर भी उसे क्या बोलते हैं, विरोध की भावना थी, क्योंकि ये अब काम नहीं कर पा रहे थे। और अगला कारण था मिलिट्री डिफीट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। पिछले 100 सालों में, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक, इंडिया के अंदर कोई भी युद्ध ब्रिटिश आर्मी नहीं हारी थी। तो लोगों को लगता था कि ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है और ये कभी हार सकती ही नहीं है। लेकिन होता क्या है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1838 से 42 तक चला, और क्रीमियन वॉर, जो क्रीमिया वाला पार्ट है, जो 2014 में तक यूक्रेन में था, अब रशिया का पार्ट है, रशिया ने यूक्रेन से हड़प लिया था, एक तरीके से कह सकते हैं आर्म इन्वेजन के थ्रू। तो ये जो क्रीमिया वाला वार है, और क्रीमियन वॉर, और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, जो 1838 से 42 तक चलता है, और क्रीमिया वॉर आपका चलता है 1854 से 56 तक। यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी की बहुत बुरी तरीके से हार होती है। तो अब लगने लगता है हिंदुस्तानियों को, यहाँ हिंदुस्तान के नेटिव लोगों को, कि इनकी आर्मी इतनी भी कोई तोप नहीं है कि इसे हराया ना जा सके, इसे भी हराया जा सकता है। तो धीरे धीरे लोग इंस्पायर होने लगे, उनके अंदर भावनाएं पैदा होने लगी कि हम इनकी आर्मी को भी हरा सकते हैं। और लगने लगा कि हम जैसे अफगान वॉर में हार के आए, क्रीमिया में हार के आए, हम वैसे इम्पैक्ट यहाँ पर भी देख सकते हैं, सिमिलर आउटकम यहाँ हमारे यहाँ भी हो सकते हैं। अब आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जो हड़प नीति थी, ये क्या थी? ये हड़प नीति जो थी, ये डलहौजी की पॉलिसी थी। इसमें क्या था, अगर कोई राजा रानी का परिवार है, कोई किंगडम है, वो अगर मान लो वहाँ पे कोई
बायोलॉजिकल सन नहीं है, बायोलॉजिकल सन उनका नहीं है। उन्होंने कोई बच्चे को गोद वगैरह ले रखा है और उनको राजा बनाना चाहते हैं, चाहते हैं कि हम अपना अधिकार जो है इसको दें। तो डलहौजी ने जो इसकी हड़प नीति थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसके तहत बोला कि अब ये जो है ये पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी, अगर आपका रियल कोई बायोलॉजिकल सन होगा तभी आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हो उसको, अन्यथा वो प्रॉपर्टी कंपनी के हिस्से में आ जाएगी। और ये परंपरा बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही थी। इससे बहुत सारे इंडियंस जो राजा रानी होते हैं शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो वहाँ पे भी विरोध की भावना पैदा होने लगी और इसके चलते इसने कई सारी जो विरासतें थीं डलहौजी ने उसको एनेक्स किया। जैसे सतारा को 1848 में, जैतपुर संभलपुर को 1849 में, भगत को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1854 में, नागपुर को 1854 में इसने अनेक्स कर लिया और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। तो इसके चलते भी बहुत ज़्यादा विरोध पैदा हो चुका था। अगले आते हैं सोशियो रिलीजियस कॉजेस पे। सोशियो रिलीजियस जो सामाजिक और धार्मिक रीजन है उसमें भी जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी इनका बहुत बड़ा रोल है। इनकी एक्टिविटीज़ बहुत घटिया हो गई थी। ये फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे थे, पूरे सारे हिंदुस्तानियों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिशें कर रहे थे और कन्वर्जन चल रहा था, जिसके चलते बहुत ज़्यादा विरोध था। चार्टर एक्ट 1813 में इनको अलाउ किया गया था इंडिया में जाइए और कन्वर्ट करिए जाके। 1837 में एक लैंग्वेज के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन किया गया कि जो कोर्ट में पर्शियन लैंग्वेज हुआ करती थी, बोला गया पर्शियन लैंग्वेज कोर्ट की लैंग्वेज नहीं है, अब कोर्ट की लैंग्वेज केवल इंग्लिश रहेगी। तो जो बहुत सारे जॉब कर रहे थे जिन्होंने पर्शियन सीखी थी कोर्ट में जॉब करने के लिए, उनको भी अनएम्प्लॉयड होना पड़ा, उनको भी बेरोजगार होना पड़ा, उनको निकाल दिया गया वहाँ से क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। 1844 में क्या होता है, बोला गया कि इंग्लिश की नॉलेज होना कंपलसरी हो गया है गवर्नमेंट सर्विस के लिए। जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको अब गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी, ये भी बोल दिया गया। तो ये सोशियो रिलीजियस कॉजेस भी थे कि जिसके चलते और ज़्यादा विरोध पैदा होने लगा अंग्रेजों के खिलाफ। तो सबसे बड़ी जो चिंगारी लगती है वो लगती है एनफील्ड राइफल से। एनफील्ड एक कंपनी है जो कि अभी बुलेट नाम की बाइक बनाती है। रॉयल एनफील्ड जो है ये वही एनफील्ड कंपनी है, पहले राइफल बनाया करती थी। तो इसमें ग्रीस्ड राइफल आते थे जिनमें ग्रीस लगी हुई थी उनके कार्टेज में, और माना ये जाता था कि जो ये ग्रीस है ये चर्बी की बनी हुई है। कुछ इस प्रकार से इसको खोलते थे मुंह में लगा के, फिर गोली ऐसे लगाई जाती थी। तो मानना ये था ये जो ग्रीस है ये एक तरीके से कहते हैं सुअर की चर्बी या फिर गाय की चर्बी से बना हुआ है। इस ग्रीस का निर्माण सुअर या गाय की चर्बी से किया गया है। तो मुस्लिम्स के लिए सुअर गुनाह था, हिंदूज के लिए गाय का मीट या गाय की चर्बी मुंह में लगाना एक क्राइम था, गुनाह था। तो इसके चलते जो रिलीजियस सेंटिमेंट है उनको हर्ट हुआ, तो सिपाहियों ने मना कर दिया। सिपोइज जो हैं ये एक ब्रिटिश वर्ड है, ब्रिटिशर्स उसको सिपोय बोलते थे। मेन वर्ड सिपाही ही था हमारा है जो हिंदुस्तान में सिपाही जिसको आज भी बोलते हैं। तो इतने सिपाही थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम इसको ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, उनके अंदर एक तरीके से धर्म के अगेंस्ट लगने लगा कि एक ऐसी भावना उनके अंदर उत्पन्न हुई कि उनसे उनका धर्म छीना जा रहा है, अब उनके धर्म पे बात आ गई है, अब तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो जब ये चीज़ हुई तो लोगों ने मना करना शुरू कर दिया। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि सिपाही थे कितने। जो कंपनी 1856 में अगर हम देखें, 1856 में सिपाहियों की संख्या जो नेटिव सोल्जर्स थे इंडिया के 2,38,000 सिपाही हिंदुस्तान के थे और 45,000 ब्रिटिशर्स थे। तो आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी एक तरीके से, या कंपनी की आर्मी हम कह लें, या ब्रिटिश इंडियन आर्मी ही कहेंगे, अब तो कंट्रोल हो ही चुका है ऑलमोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उसमें मुख्यतः भूमिका हिंदुस्तानी सिपाहियों की थी और बहुत मेजर रोल प्ले करते थे इंडियन सिपाही, नेटिव सोल्जर्स। तो आप ये कह सकते हैं कि पूर्णतया ब्रिटिश आर्मी इंडियन सिपाहियों पर ही निर्भर थी। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इसकी शुरुआत आप एक तरीके से कहिए कि बैरकपुर से हो चुकी थी। बैरकपुर जो कि कोलकाता के पास पड़ता है, अभी तो ये कलकत्ता का ही हिस्सा है। ये देखिए ये लोकेशन है बैरकपुर की, ये अभी कोलकाता का ही हिस्सा बन गया है। ये पहले एक बैरकपुर छावनी हुआ करती थी। तो यहाँ के एक सिपाही थे मंगल पांडे, ये मना कर देते हैं, कहते हैं कि मैं इसको मुंह से नहीं छीलूंगा। और 29 मार्च 1857 की बात है। ये बोलते हैं कि जो न्यू कार्टेज राइफल है हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके चलते
34th नेटिव इन्फेंट्री डिवीजन में थे। मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है 6 अप्रैल को। 29 मार्च को ये मना करते हैं, 6 अप्रैल को इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। तो सिपाहियों को लगता है कि यार ये क्या हुआ, मतलब उसने मना किया था अगर कि अपने और बोला क्या जाता है इसने अपने सीनियर्स की नहीं सुनी। सिपाहियों को लगता है यार ये क्या हुआ, इसने अपने सीनियर्स को ठीक है मना कर दिया कि ये राइफल ये यूज़ नहीं करेगा, ये बुलेट यूज़ नहीं करेगा, तो इसमें फांसी पे चढ़ाने का क्या था, जॉब से भी तो निकाल सकते थे। तो उसके चलते अंदर ही अंदर बहुत तगड़ा विद्रोह पैदा हो गया सिपाहियों के अंदर, और वो आग ऐसी लगी कि धीरे धीरे ये विद्रोह मेरठ तक आ पहुंचा। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में, जो कि दिल्ली से सिर्फ 58 किलोमीटर दूर है, सिपाही जो हैं 5 सिपाही और हैंग कर दिए जाते हैं और 85 को जेल में डाल दिया जाता है। तो अब यहाँ पे और ज़्यादा आग लग जाती है। कहते हैं स्टार्टिंग तो बैरकपुर से हुई थी, लेकिन जो मेन आग लगी वो मेरठ में लगी। 10 मई 1857 को जितने सोल्जर होते हैं वो सब विद्रोह कर देते हैं, बागी सोल्जर बन जाते हैं और अपने जितने सीनियर्स होते हैं उनको मार मोर के और दिल्ली की तरफ मार्च कर देते हैं। फिर ये पहुंचते हैं 11 मई को दिल्ली। दिल्ली में जैसे यमुना क्रॉस करते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं आप दिल्ली का पूरा एरिया सिपाही अपने कब्जे में ले लेते हैं। वहाँ पे एक बुजुर्ग बादशाह सीट पर बैठे होते हैं, जिनका एरिया जो होता है बहुत छोटा होता है, एक पेंशन पे बैठे हुए बादशाह होते हैं, क्योंकि मुगल सल्तनत हम कह सकते हैं ख़त्म हो चुकी है एक तरीके से, और ये आखिरी मुगल एम्परर हैं जो कि गद्दी पे बैठे हुए हैं। 85 ईयर इनकी एज है, इनके अंदर दम नहीं है बिल्कुल भी लड़ने का या कुछ भी करने का, लेकिन फिर भी सिपाही इनसे कहते हैं तुम सुल्तान हिंद हो, तुम शहंशाह हिंदुस्तान हो, अब तुम्हारी अध्यक्षता में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। स्टार्टिंग में तो बहादुर शाह जफर मना कर देते हैं क्योंकि इनकी हड्डियों में दम ही नहीं होता है, लेकिन इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। दिल्ली पे पूर्णतः कब्जा हो चुका होता है बागी सिपाहियों का, और जो अंग्रेजी हुकूमत होती है, जो अंग्रेज होते हैं दिल्ली में उस समय रह रहे होते हैं, उनके घरों को तहस नहस कर दिया जाता है, बहुत बुरी तरीके से उनको मार दिया जाता है। बहुत अंग्रेज मारे जाते हैं जितने अंग्रेज ऑफिसर्स होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला जो एरिया है, नॉर्थ कैंपस सिविल लाइन के आसपास वाला एरिया, वहाँ पे एक बिल्डिंग भी है। लोग ये तक कहते हैं कि उस बिल्डिंग में जाकर ये छिप जाते हैं सारे अंग्रेज अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि सिपाही सारे विद्रोह पे उतर आते हैं और बहुत सारे ब्रिटिशर्स की हत्या कर दी जाती है। तो फाइनली ये जो बहादुर शाह जफर होते हैं ये मान जाते हैं कि हाँ ठीक है ये युद्ध लड़ा जाएगा। तो इनके जो चीफ आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जनरल बख्त खान से बोलते हैं कि ठीक है हम इस लड़ाई को, इस विद्रोह को लीड करेंगे। तो मेन आप ये कह सकते हैं मेन जो लड़ने वाला आदमी था वो जनरल बख्त खान था। इन्होंने तो बस आदेश दिया था क्योंकि इनके दम नहीं थी लड़ने की, और जनरल बख्त खान जो है वो दिल्ली में सिपाहियों को लीड कर रहे होते हैं। जो इनका पॉलिटिकल एजेंट होता है साइमन फ्रेसर ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको भी मार दिया जाता है, और बहुत सारे पब्लिक ऑफिस जो हैं वो तोड़ दिए जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। और धीरे धीरे ये मेरठ से चलते चलते और दूसरे भी वेस्टर्न पार्ट में, हिंदुस्तान के एक दूसरे जो पश्चिमी पार्ट हैं उनमें भी धीरे धीरे ये जंग फैलने लगती है, विद्रोह फैलने लगता है। तब कोई सोशल मीडिया का तो ज़माना था नहीं, #दिल्ली फ्री ऐसे करके चल जाता तो पूरे हिंदुस्तान को पता चल जाता कि दिल्ली में आज़ादी की बात चलने लगी है। लेकिन धीरे धीरे जून के आते आते जून 1857 में ये क्रांति कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर और झांसी तक फैल जाती है। लेकिन समस्या यही होती है यहाँ पे एब्सेंस ऑफ लीडर अमंग द सिपॉइज। जो सिपाही हैं उनके बीच एक लीडरशिप की समस्या होती है, कोई मेन लीडर नहीं होता है कहीं पे भी। तो लीडरशिप इनको कौन प्रोवाइड करता है? जो जमींदार होते हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, या जो प्रिंसेस होते हैं, जो राजाओं के बेटे होते हैं, जिनकी ज़मीनें उनसे या उनकी रियासतें उनसे छीन ली गई होती हैं, वो कहते हैं चलो हम लड़ेंगे, तुम्हारी अलग समस्या हमारी अलग समस्या है, लेकिन हम सबको एक ही समस्या है जिसके लिए लड़ना है, वो है अंग्रेज, इनको भगाना है, इनकी पॉलिसीज बहुत ख़राब हैं। तो इनकी लीडरशिप जो जमींदार हैं, जो प्रिंस हैं, ये लोग करते हैं इनकी लीडरशिप, और इनकी अध्यक्षता में लड़ाई लड़ी जाती है। कानपुर में नाना साहब सेकंड होते हैं, जो कि अडॉप्टेड सन होते हैं बाजीराव द्वितीय के। इनका सब कुछ इनसे छीन लिया गया होता है, इनको भगा दिया गया होता है एक तरीके से, पुणे से आप कह सकते हैं। तो ये कानपुर में रह रहे होते हैं, तो कानपुर में ये लीड करते हैं इस विद्रोह को। लखनऊ में बेगम हजरत महल लीड कर रही होती हैं, जो और ये वाइफ होती हैं वाजिद अली शाह की। वाजिद अली शाह को मिस गवर्नेंस के चलते
इनको यहाँ से बंगाल भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेज आरोप लगाते हैं कि गवर्नेंस अच्छा चला नहीं रहे थे और इनका मामला सही नहीं है, शायरी सुनते रहते हैं, नृत्य कला देखते रहते हैं, ये कोई बड़ी आदमी नहीं है, इसलिए इनको भगा दिया जाता है। तो इन बहुत ज़्यादा सिंपैथी भी होती है इनके प्रति। इनकी इनकी जो बीवी होती है बेगम हजरत महल, लखनऊ के लोगों की सिंपैथी होती है इनके प्रति। तो ये लखनऊ से लीड कर रही होती हैं। और जो बेगम हजरत महल हैं, इनका जो सन है विजरिस कादरी, वो भी उसको अब नया नवाब प्रोक्लेम किया जाता है कि नया नवाब यही बनेगा। और उसे क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम्स के लिए जो इक्वल एडमिनिस्ट्रेशन में इक्वल शेयर था उसकी बातें हो रही होती। नया एडमिनिस्ट्रेशन बनता है और उसमें सेटअप किया जाता है, उसमें हिंदू मुस्लिम का बराबर शेयर रखने की बातें होने लगती हैं। बरेली में खान बहादुर खान थे, ये जो रोहिल्ला किंगडम थी जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी बहुत सारी, ये उन्हीं के कोई वंशज बचे हुए थे, रोहिल्लाज थे। तो ये बरेली से लीड कर रहे थे और इनकी आर्मी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। इनकी आर्मी में लगभग 40,000 के आसपास सैनिक थे। बिहार में कुंवर बहादुर सिंह थे, या इनको कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन से? एक 70 साल के एक जमींदार थे, इनसे इनकी ज़मीनें छीन ली गई थी। जमींदार थे जगदीशपुर के, इनसे इनकी ज़मीन छीन ली गई थी। तो इनको वैसे तो ये क्या ही लड़ते, लेकिन इन्होंने खुद को लीडर घोषित किया, क्योंकि आरा जो है, आरा के पास की जो बटालियन थी वो इनके पास पहुंचती है और इनसे मदद मांगती है, तो ये लीडर बन जाते हैं वो उस बटालियन के। सबसे फेमस कैरेक्टर जो है वो है महारानी लक्ष्मीबाई का। ये एक उसे क्या बोलते हैं, झांसी जो उत्तर प्रदेश में आता है, झांसी की जो रानी थी, इनका जो दत्तक पुत्र था, जो इनका गोद लिया हुआ बेटा था, उसको अंग्रेजों ने डिनाई कर दिया था कि ठीक है, इसको अब लीडर नहीं माना जाएगा। तो इसके चलते इनकी झांसी इनसे छीन ली जाती है, तो ये विद्रोह पे आ जाती हैं। ये आई होप आप सभी लोग इनके बारे में जानते होंगे। तो ये झांसी से लीड कर रही थी। अब आप एक तरीके से कह सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में लगभग ये विद्रोह फैल चुका था उत्तर भारत वाले एरिया में। दक्षिण भारत में तो इसका कोई जोर नहीं देखने को मिला, लेकिन उत्तर भारत वाले एरिया में लगभग पूरे में फैल चुका था ये रिवोल्ट। ये इस एरिया में तो लगभग फैल चुका था। अब होता क्या है, इसमें जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं आपको स्टेट, सब्सिडरी अलायंस जो साइन थे इनके, उसका रिजल्ट ये निकलता है, जितने ब्लू कलर वाले हैं ये अपनी अपनी आर्मी भेज देते हैं इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि ये लॉयल रहते हैं ब्रिटिश उसे क्या बोलते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के या ब्रिटिश हुकूमत के, ये लॉयल रहते हैं। ये लोग अपनी अपनी आर्मी भेजते हैं इस युद्ध को सप्रेस करने के लिए, इस वॉर को सप्रेस करने के लिए, या इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए भेज देते हैं अपनी अपनी आर्मी। जो ग्रीन कलर वाले हैं ये न्यूट्रल रहते हैं, ये कहते हैं ठीक है ना, हम आपकी तरफ है ना आपकी तरफ है, ये एकदम न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन फिर भी हम ये देख सकते हैं कि बढ़ चढ़ के स्टेट्स, कई सारी स्टेट्स ने मदद करी थी ब्रिटिशर्स की इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में। तात्या टोपे इनका भी बड़ा रोल रहा। तात्या टोपे जो थे ये बहुत फेमस और ट्रस्टेड जनरल थे, आर्मी जनरल थे नाना साहब के। नाना साहब सेकंड जो थे ये उससे क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली नाना साहब का क्या सीन था, नाना साहब जो बाजीराव सेकंड थे उनके दत्तक पुत्र थे, उनको गोद लिया था। बाजीराव सेकंड को क्या हुआ था, बिठूर भेज दिया गया था। बिठूर कहाँ है? कानपुर के पास में। तो वहाँ पे उन्होंने नाना साहब को गोद लिया था। तो अंग्रेजों ने मना कर दिया था कि तुम कोई उसे क्या बोलते हैं रियल औलाद तो हो नहीं उनकी, तो तुम्हें पेंशन वेंशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए विद्रोह पे आ गए थे। कानपुर से कानपुर बहुत ज़्यादा फेमस रहा 1857 में, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे मसाकर हुआ, या आप कह सकते हैं खून खराबा मचा था कानपुर वाले क्षेत्र में। इनका भी नाम याद रखिए, अजीमुल्ला खान। ये भी एक तरीके से कहते हैं नाना साहब के खास थे। सीज ऑफ कानपुर में इनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रहा। 1857 में नाना साहब सेकेंड, अजीमुल्ला खान और तात्या टोपे, इन्होंने कानपुर में एक तरीके से कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूर कर दिया था कानपुर छोड़ के भागने के लिए। और बहुत ज़्यादा कानपुर में खून खराबा हुआ, दोनों साइड से हुआ। जो इंडिपेंडेंट उसे क्या बोलते हैं हिस्टोरियन है, वो तो ये कहते हैं कि नाना साहब ने बोल दिया था जितने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी लोग हैं वो चुपचाप शांति से बिना हथियारों के यहाँ से चले जाएं। लेकिन जब ये लोग घाट पे पहुँचे, बीबी घाट मसाकर के नाम से फेमस है, सती चूरा घाट जो है, वहाँ पे जब ये लोग पहुँचे कानपुर के अंदर,
तो इन पे इनके साथ जो महिलाएं थीं, जो पुरुष थे, सब पे एकदम से लोग टूट पड़ते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। ब्रिटिशर्स, बहुत बहुत सारे ब्रिटिशर्स मार डाले जाते हैं। अब इसमें एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट किसका था, किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन नाना साहब की तरफ से बोला गया था कि कोई किसी को मारेगा नहीं, जो जाना चाहता है उनको यहाँ से बोल दिया गया था कि आप लोग छोड़कर भाग जाओ, अब आपको कानपुर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आगे चल के बहुत बड़ा मसाकर हुआ, बहुत ज़्यादा जन की हानि होती है। तो जब कानपुर को एक तरीके से कैप्चर कर लेते हैं जब नाना साहब, तो तात्या टोपे थे, उनको भेजते हैं, जाओ रानी लक्ष्मीबाई की मदद करो। 20,000 सिपाही लेकर इनको भेजते हैं कि जाओ अब रानी लक्ष्मीबाई जो है उसकी हेल्प करो। और एक चीज़ और, जो ये मसाकर हुआ साती चूरा घाट या बीबी घाट मसाकर जिसको बोलते हैं, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको एज ए प्रोपेगेंडा यूज़ किया था कि देखो ये लोग बड़े जाहिल हैं, बड़े गंवार हैं, किस तरीके से युद्ध लड़ते हैं। न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापे गए, देखो बीबी बच्चों को भी नहीं छोड़ते, छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते, सबको मार देते हैं, ये हिंदुस्तानी जाहिल लोग हैं। इसका मकसद ये था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी से सारे अंग्रेज भी खुश नहीं थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो खुश नहीं थे, इतने ज़्यादा खुश नहीं थे इनसे, क्योंकि उनको भी लगता था जब वहाँ पे ट्रेड करने गए हैं तो फालतू में ये एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों घुस रहे हैं। लेकिन इस प्रोपेगेंडा के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक इमेज बनाई और उनको वहाँ से बैकअप मिलता है लंदन से कि हाँ ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी सही है। तो झांसी भेज दिए जाते हैं तात्या टोपे 20,000 सैनिकों के साथ। हालांकि ये युद्ध जीत नहीं पाते हैं, इनकी हार होती है इसमें, लेकिन ये ग्वालियर जीत लेते हैं। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई मिलकर ग्वालियर का किला जीत लेते हैं। हीरोज थे वो झांसी में लीड कर रहे थे अंग्रेजों की तरफ से। ग्वालियर का किला जब ये जीत लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, ग्वालियर जो कि अलाई था उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का। ग्वालियर उस टाइम पे सेंट्रल इंडिया का बहुत ही मजबूत गढ़ था और बहुत ही मजबूत किला था पूरे सेंट्रल इंडिया का या नॉर्थ इंडिया का हम कह सकते हैं। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक तरीके से सब्सिडरी अलायंस भी साइन था, उनकी ही तरफ थे, सिंधिया का पूरा गढ़ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ थे। उस पर कब्जा हो जाता है रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का। तात्या टोपे जो हैं गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे और इन्होंने राजपुताना, मालवा, पंचमहल, बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, बहुत जगहों पे इन्होंने अटैक किया और भील को अगेंस्ट खड़ा किया ब्रिटिशर्स के। हालांकि ये सफल नहीं रहे, लेकिन इन्होंने इस लड़ाई को बहुत हद तक स्प्रेड कर दिया था पूरे एरिया। इसमें बहुत सारे जो फ्यूडल्स थे, जो सामंतवादी थे, जो व्यापारी थे, वो भी साथ में आए अपने अपने राजा के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है अउवा की। अउवा जो है वो राजस्थान में पड़ता है। मैंने बताया कि बहुत सारे जमींदार थे वो अपने राजा के सपोर्ट में या फिर राजा के अगेंस्ट भी राजा क्योंकि सब्सिडरी अलायंस में बंधे हुए थे, तो वहाँ के जो जमींदार हुआ करते थे, कई सारे जमींदार अपने राजा के अगेंस्ट चले गए क्योंकि राजा उनका ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहा होता था सब्सिडरी अलायंस के चलते। तो अउवा के ठाकुर थे, वो जमींदार थे वहाँ के, उनका जो राजा था जोधपुर किंगडम तक का, वो तो सब्सिडरी अलायंस में साइन कर रखी थी उसने, लेकिन वो अकेले उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और अपनी आर्मी बनाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ते हैं। हालांकि ये हार गए, लेकिन ये बहुत ही लीजेंडरी स्टोरी है अउवा के ठाकुर की। और इसके चलते जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना जो आर्मी का एक तरीके से हेडक्वार्टर है वो दिल्ली से उससे क्या बोलते हैं इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे जो कि इस रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे। फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पे हम नाम देख सकते हैं मेन जो लीडर्स थे। इलाहाबाद में लियाकत अली थे, मथुरा में देवी सिंह थे, मेरठ में कदम सिंह थे, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, बरेली में खान बहादुर खान है, हरियाणा में राव तुलाराम है, बांदा जो है बांदा वाला एरिया वहाँ पे नवाब अली बहादुर हैं, बांदा झांसी के पास ही है। अहुआ मारवाड़ राजस्थान वाले एरिया में पड़ता है, यहाँ पे ठाकुर कुशल सिंह हैं। कुछ ऐसे भी लीडर थे जो कि बेसिकली गांव से ही थे लेकिन कोई राजघराने से नहीं थे, जैसे कि शाह हमल एक जाट थे और ये बड़ौत एक एरिया पड़ता है बागपत डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से बिलोंग करते थे। इन्होंने 84 गांव के जाटों को एक किया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ रिबेल किया था। हालांकि इनको बहुत ब्रूटल तरीके से जुलाई 1857 में मार दिया जाता है। जिस ऑफिसर के द्वारा मारा गया उसका नाम था डुनलैप।
लेकिन दिल्ली पे रिकैप्चर करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। दिल्ली पे जो कब्जा था वो जुलाई से सितंबर लग गया इनको। आप ये सोचिए, सितंबर में जाकर दिल्ली में फिर से फोर्सेस भेजी जाती हैं और दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया जाता है सितंबर तक। और ये फोर्सेस जो हैं पर्सिया से आती हैं और ब्रिटेन से भी आती हैं। तो ये सारी फोर्सेस जब दिल्ली में आती हैं तो बाद में सितंबर तक दिल्ली पे भी कब्जा कर लेते हैं। अब दिल्ली पे कैप्चर करने के बाद जो बहादुर शाह जफर हैं इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये है बुढ़ऊ इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इनके जो बेटे होते और इनके जो पोते होते उनको मार दिया जाता है। अब तक अंग्रेज़ों का एक रूल था कि वो किसी रॉयल घराने वालों को मारते नहीं थे, उनको बंगाल भेज दिया जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, दिल्ली में एक गेट है जिसको खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे इनके पोते को और इनके पोतों को और इनको बेटों को ज़मीन पे रख के उनके ऊपर रोलर चला दिया जाता है जिससे लोग डरें और डर पैदा हो। तो ऐसा ही पहली बार किया जाता है। अब जो इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया था कानपुर को लेकर कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा महिलाओं के कत्लेआम हुए हैं, बच्चों के कत्लेआम हुए हैं, हिंदुस्तानी बिल्कुल जाहिल हैं, किसी को भी मार देते हैं। तो 6 दिसंबर 1857 को ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी अंडर कर्नल कॉलिन कैंपबेल के जो आर्मी कॉलिन कैंपबेल के चलते की लीडरशिप में नाना साहब सेकंड को हरा दिया जाता है कानपुर में और कानपुर को दोबारा रिकैप्चर कर लिया जाता है। नाना साहब वहाँ से नेपाल चले जाते हैं। उसके बाद इनका कभी आगे चल सुनने को नहीं मिला है नेपाल में कैसे बचे, क्या हुआ इनका। तात्या टोपे भी कहीं जंगलों में भाग जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इनको पकड़ लिया गया था और गंगा किनारे फांसी दे दी गई थी, लेकिन इनके बारे में कोई अभी पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। ये अब जो हालत बागियों ने कानपुर में करी थी उसी तरीके का मसाकर कानपुर के अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं वो करते हैं और कहते हैं कि हम जो बीबी घाट और साती चूरा घाट जो है वहाँ पे जो मसाकर हुआ था उसका बदला लेने आए हैं। बहुत सारी महिलाओं के रेप किए जाते हैं, बच्चों को मारा जाता है, बहुत ब्रूटल सीन होता है। कानपुर बहुत ब्रूटल स्थिति में रहा दोनों टाइम पे। जब नाना साहब ने अटैक किया या अंग्रेज़ों को भगाया और फिर से जब ब्रिटिशर्स ने रिकैप्चर किया, बहुत सारी जन धन की हानि हुई, बहुत सारी महिलाओं के रेप करे गए, बच्चों को मारा गया। ये सब कानपुर में होता है। और 1858 में लखनऊ को मार्च 1858 में लखनऊ को भी कैप्चर कर लिया जाता है कॉलिन कैंपबेल और जनरल ऑट्रम की लीडरशिप में, जिनकी मदद करती है नेपाल की आर्मी। और झांसी को भी जून में कैप्चर कर लिया जाता है और झांसी की रानी जो हैं वो 1858 में वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। अब जो लीडर्स थे ये बहादुर शाह जफ़र जो हैं ये एग्ज़ाइल कर दिए जाते हैं बर्मा। 1-2 साल में इनकी मौत हो जाती है वहाँ पे, इनको भेज दिया जाता है। नाना साहब जो है नेपाल चले जाते हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता। बेगम हजरत महल भी नेपाल चली जाती हैं, उनका भी पता नहीं चलता। तात्या टोपे कुछ लोग कहते हैं छुप जाते हैं, स्केप कर जाते हैं, कुछ लोगों को कहना है कि वो हैंग कर दिए जाते हैं, फांसी पे चढ़ा दिए जाते हैं। इनके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। और रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो वीरगति को प्राप्त करती हैं लड़ते हुए। अब जो इनके सिपाही होते हैं, जितने सिपाही बचे हुए होते हैं, उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल कहानियाँ सुनने को मिलती हैं और इतिहास भी कहता है कि इतना ज़्यादा गलत हुआ था। तोप के सामने बांध कर उनको उड़ा दिया गया था जितने सिपाही बचे हुए थे। और हिस्टोरियन यहाँ तक लिखते हैं जो कानपुर में गंगा नदी है उसके किनारे जितने पेड़ थे, हर एक पेड़ पे एक सिपाही की लाश लटकाई गई थी जिससे लोग देखें और उनके अंदर दहशत पैदा हो। अब हम जानते हैं कि कॉजेज़ क्या थे इसके फेलियर के। ये युद्ध जो है वो फेल क्यों हुआ, ये रिवॉल्ट जो है वो फेल क्यों हुआ। इसके फेलियर के अगर हम कॉजेज़ देखें तो हर कोई, पहली बात तो ये ईस्टर्न और साउथ इंडिया तक गया ही नहीं, ये केवल वेस्टर्न और नॉर्थ इंडिया के कुछ पोर्शन में ही था। और बहुत सारे इंडियन रूलर जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही समर्थन में थे, वो विरोध नहीं कर रहे थे। और जिनमें बेसिकली ग्वालियर के सिंधिया हो गए, आप होलकर इंदौर के हो गए, हैदराबाद के निज़ाम हो गए, जोधपुर के राजा हो गया, बहुत सारे दूसरे राजपूत रूलर्स, भोपाल के नवाब हो गए, पटियाला के रूलर हो गए, महाराजा कश्मीर के हो गए, या नेपाल के रानाज हो गए। ये एक तरीके से समर्थन किसका कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी का ही, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि फिर से वही जमींदारी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते थे कि फिर से वही जमींदारी प्रथा आ जाए, वही फ्यूडल सिस्टम आ जाए और मोनार्की या फ्यूडलिज्म फिर से इस्टेब्लिश हो जाए। और यहाँ पे जो वेपन्स थे वो भी हमारे पास इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे।
जो जितने ब्रिटिश आर्मी के पास थे। यूनिटी भी नहीं थी, पुअरली ऑर्गेनाइज था सब कुछ, और प्लानिंग नहीं थी, कोई फंड नहीं था, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। और राष्ट्रवाद की भी भावना नहीं थी, क्योंकि सब अपने लिए लड़ रहे थे। झांसी की रानी को झांसी चाहिए थी, नाना साहब को कानपुर चाहिए था, बेगम हजरत महल को अपनाबाद चाहिए था। सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, कोई एक कॉज नहीं था, सबके अपने अपने पर्सनल कॉजेस थे। और जो ब्रिटिशर्स ने कम्युनिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया था, उसका इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इसमें। इधर से उधर आर्मी भेजनी है, तुरंत इनके पास अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम था, जो कि इंडियंस के पास नहीं था। और जब दिल्ली पे कैप्चर हो गया, एक तरीके से दिल्ली को कब्जे में ले लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 20 सितंबर 1857 को, तब बहुत हद तक कह सकते हैं कि जो उसे क्या बोलते हैं, इंडियन आर्मी या जो विद्रोह कर रहे थे जितने सिपाही, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ही थे लेकिन विद्रोही सिपाही थे, तो इनका मोराल डाउन हो जाता है कि अब तो दिल्ली पे कब्जा हो गया, अब तो धीरे धीरे फिर से सब कहीं कब्जा कर लेंगे। तो 1859 तक लगभग आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो रिवॉल्ट है वो सप्रेस कर दिया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कहेंगे, आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत कब्जे में ले लेती है। क्योंकि अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें शुरू होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जहाँ पे शुरुआत होगी एक नई हुकूमत की। जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है वो अब चेंज होकर बनेगा वाइसरॉय, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा टाटा बाय बाय। अब यहाँ पे आएगी सीधे ब्रिटिश हुकूमत। हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत 1858 में किस प्रकार हुई, ये तो आप देख चुके हैं अब तक। इसके बाद अब इस शुरुआत में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे और क्या क्या नए नए नियम लेकर आएंगे, ये जानने के लिए आपको मेरा अगला लेक्चर देखना होगा। सही इतिहास, सटीक इतिहास लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को शेयर करके, और एक समृद्ध भारत का निर्माण करने में मेरी मदद करें। जय हिंद, धन्यवाद।